नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के लिए आज से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई। इसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां शामिल हैं। दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इस नीलामी में कुल 4 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इस साल के अंत तक देश में 5G सेवा शुरू हो सकती है। 5G नेटवर्क अगली पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। ये एक ऐसी नई वैश्विक वायरलेस प्रणाली है जो मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करती है। कई देशों में 5G इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 5G इंटरनेट 4G की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज होगा। 5G से दूरसंचार सेवाएं और बेहतर होंगी। ये उपभोक्ताओं के साथ ही औद्योगिक क्रांति लाते हुए व्यवसायों को भी पूरी तरह से बदल देगा। माना जा रहा है कि अगले 5 साल में करीब 40% मोबाइल उपभोक्ता 5G तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हो जाएंगे। वैश्विक स्तर पर अगर आंकड़े की बात करें तो ये अनुपात 2027 में 50% तक होने का अनुमान है। 5G तकनीक का उपयोग कंटेंट स्ट्रीमिंग, रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स, स्वायत्त वाहनों और ड्रोन के नियंत्रण में मुख्य रूप से शामिल होने की संभावना है। मुद्दा आपका में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में 5G सेवा के मायने क्या हैं। 5G का आना देश के लिए, भारत के लिए कितना बड़ा कदम साबित होगा और इस तकनीक के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। साथ ही हम चर्चा में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब भारत जैसे विशाल देश की बात होती है और 5G तकनीक या हम कहें कि तकनीक में तेजी से आगे बढ़ने की बात होती है तो कौन से बड़े चैलेंजेस और चुनौतियां हैं जो हमारे सामने हैं। और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NK गोयल जी, जो कि चेयरमैन है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेश उप्पल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कॉमफर्स्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उप्पल, शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ के यतीश राजावत भी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ चर्चा में मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। पहले NK गोयल जी, शुरुआत आपसे करूंगी। इससे पहले भी हमने जो हम बोलियों की बात कर रहे हैं, ऑक्शन की बात कर रहे हैं, देश में हमने पहले भी देखा है कि ऑक्शंस हुए हैं, टेलीकॉम ऑक्शंस खास तौर से। कई तरह की बिडिंग देखी गई, कई एग्रेसिव रही, कई थोड़ा म्यूटेड रही। इस बार जो 5G को लेकर ऑक्शन रहा है, 4 कंपनियां शामिल हुई हैं, इसे आप मोटे तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में वायरलेस जो आया था रेवोल्यूशन, वो अटल बिहारी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से आया था। तब से जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उसको हम 2G, 3G, 4G कहते थे, जो मुख्य तौर पर टेलीफोन की टेक्नोलॉजीज थी। उससे हम वॉइस डाटा पे बातें करते थे। पहली बार पूरे संसार में अब 5G की बातें चल रही हैं। 5G में टेलीकॉम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, M2M, AI, वो सब चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है। तो ये आज मच मोर देन टेलीकॉम से बहुत आगे बढ़ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5G में हमारा देश आज अग्रिम देशों के साथ चल रहा है, हम पीछे नहीं रह गए हैं। और इस 5G ऑक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हमारे देश में मोदी जी की सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम लोगों ने 5G को डोमेस्टिक बना दिया है, बनाकर दिखा दिया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम डोमेस्टिक इक्विपमेंट लगाएंगे। उसके अलावा सरकार ने बहुत तेज़ी से काम किया और 5G के यूज केसेस कहाँ कहाँ काम आ गए, इसके ऊपर काफ़ी स्कीम बनाई, काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन दिया। ये एक नई बात हुई है। और जहाँ तक कंपनीज का सवाल है, टेलीकॉम ऑपरेटर तो तीनों हैं ही। जो 4th अडानी जी आए हैं इस ऑक्शन में, उसके आने से एक तो एक नया थोड़ा ब्लड आएगा, नई चीज़ें आएंगी। और जैसा कहा जा रहा है कि ये 5G एंटरप्राइज के लिए ज़्यादा लाभदायक है, तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। बिल्कुल, तमाम और पहलू भी आपसे समझूंगे गोयल जी। डॉक्टर उप्पल, आपका रुख करूंगी। अब जब हम 5G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो काफ़ी समय से स्पेक्ट्रम को लेकर और साथ ही इसके ऑक्शन को लेकर मांग भी कर रही थी, जो अब होता हम देख रहे हैं। 5G की जब हम बात करते हैं तो ये किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेकर आने वाला है? सीधा उपभोक्ताओं के लिए, एंटरप्राइज के लिए, कौन है जिसको सबसे ज़्यादा उपयोग और फ़ायदा इसका मिलने वाला है?
देखिए, इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो एंटरप्राइजेस को और इंडस्ट्री को होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी अगले 3-4 साल में जो इंडिविजुअल उपभोक्ता है उसके लिए 5G इतनी रेलेवेंट हो। और क्योंकि जहां तक इंडस्ट्री है उनको 5G से 3 चीजें मिलती हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो यह है कि कई गुना ज्यादा, जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, कई गुना ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है। दूसरा, एक जिसको कहते हैं हम लो लेटेंसी सर्विसेज, जिसमें हमको रिस्पांस टाइम कम से कम चाहिए, जैसे कि ड्राइवरलेस कार या कई किस्म के जो टेक्नोलॉजीज जो हम मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में या पोर्ट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और तीसरी चीज जिसके बारे में कुछ चर्चा गोयल जी ने भी की, और वो ये है कि 5G का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब जो है वो 5G का जो मेन रोल होगा वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। आज की डेट में हम जो टेलीफोन या जो 4G सर्विसेज यूज करते हैं वो उसमें ज्यादातर हम ह्यूमन मशीन या ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन में ज्यादा केंद्रित है। अब जो 5G है उसके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा M2M, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा। और ये जाहिर है अभी ज्यादातर ये इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस के लिए रेलेवेंट होगा। तो मेरा अपना मानना है कि जैसा आपने सवाल किया, इसके लिए इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा खुश होंगे कि ये एक नई टेक्नोलॉजी उनको एक इंट्रोड्यूस हो रही है। और जहां तक इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, वो मेरा ख्याल से अभी इसको डायरेक्टली इतना व्यापक रूप से यूज नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि उसके ऊपर उसके कई कारण हैं, जैसे कि एक डिवाइस का इशू है। आपके पास 5G फोन होने चाहिए, 5G हैंडसेट होने चाहिए, जिनकी संख्या इस वक्त खास नहीं है। दूसरा, उसमें आपके पास यूज केस होना चाहिए। अभी जैसे हमने बात की यूज केसेस की, अभी भी यूज केसेस इतने ज्यादा बाहर नहीं आए हैं जिनमें इंडिविजुअल या रिटेल कस्टमर का एक रोल हो या उसका लाभ हो। तो ये देखना होगा आगे कैसे बढ़ता है। पर जहां तक हमारे देश के लिए है, एक नई टेक्नोलॉजी अब आ गई है और वो अपने हमारी इंडस्ट्री को अब उपलब्ध हो जाएगी, ये बड़ी बात है। ठीक है। यतीश राजावत जी, जब हम आने वाले कल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो बहुत कुछ जो उसकी बैकबोन है वो टेक्नोलॉजी है, और अब 5G का इंडिया में आना, भारत में आना, देश में आना, कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे लिए? टर्निंग पॉइंट जैसे उपल जी और गोयल जी पहले कह चुके हैं, टर्निंग पॉइंट है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कंज्यूमर इम्पैक्ट कुछ साल तक लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट एंटरप्राइज पे और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है और वहाँ पे यूज़ केस भी ज़्यादा है। दूसरा ये है कि स्पेक्ट्रम कॉस्ट के अलावा इसका नेटवर्क रोल आउट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मतलब जो टावर जैसी चीज़ नहीं है, इसके लिए मतलब हाई डेंसिटी इक्विपमेंट चाहिए, जो एक पर यूनिट तो एक्सपेंसिव नहीं है, बट पर नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसका रोल आउट उतना एक्सपेंसिव और उतना मैन पावर इंटेंसिव हो जाता है। तो इसमें शुरू में तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगी जहाँ पे बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, जैसे कि उनके जो लोकल एरिया नेटवर्क है या वाईफाई नेटवर्क है, उसको इंटरनली ऑफिस के अंदर ही 5G से रिप्लेस किया जाए। 5G का एंटरप्राइज नेटवर्क वाईफाई ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसको टेलीकॉम नेटवर्क से लिंक करने की जरूरत है। अब उसको लिंक ये आप फाइबर से करते हैं कि उसकी बैकबोन आप 5G से करते हैं, ये एक मुद्दा है जो टेक्नोलॉजी का जो ऑपरेटर्स अपने लेवल पे डिसाइड करेंगे। एक इसका कोलेटरल एडवांटेज सरकार को जरूर होगा, क्योंकि जो इस स्पेक्ट्रम को बेचने से राजस्व आएगा, उससे फायदा दो तरीके से हो सकता है। एक तो
शायद कुछ पैसा उसमें बीएसएनएल को उपयोगी बनाने में जाए, और शायद कुछ पैसा जो बजटरी डेफिसिट खड़ा हुआ है अभी इस समय सरकार के पास, उसको बांटने में जाए। तो इसलिए सरकार इसको करना भी चाहती थी, और इसको करने से सरकार को भी फायदा है और कंपनीज को भी फायदा है। प्रीति जी, बिल्कुल ठीक है। और जैसा गोयल जी आपने कहा शुरू में ही कि हम दुनिया में अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम पीछे नहीं हैं, बल्कि अब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो कोविड के काल के दौरान ही कई देश हैं जिन्होंने 5G स्पेक्ट्रम पर काम करना शुरू किया। अभी देखें तो यूरोप के फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, जहां आबादी एक तरह से हमारे मुकाबले बहुत कम है, वहाँ निर्बाध कवरेज जारी है। तमाम और देश हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बाकी देशों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, फिलहाल हम कहाँ खड़े दिख रहे हैं? देखिए, बाकी देशों में और हमारे देश में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, एरिया कवरेज बहुत है। कोई 15-20 यूरोप के कंट्री मिलाकर भी हिंदुस्तान नहीं बनता। और दूसरा यह है कि बाकी देशों में जनरली फिक्स्ड लाइन काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट पूरी थी, हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए उसका दो अलग डिफरेंस है। लेकिन इस 5G स्पेक्ट्रम में हमारी सरकार ने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 4 मिथ को तोड़ा है। नंबर 1 तो ये है कि हम हमेशा कहते थे स्पेक्ट्रम की कमी है। इस बार 72 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया जा रहा है, और जैसा अखबारों में अनुमान लगाया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम कुछ ना कुछ बच जाएगा। बचेगा नहीं, सरकार ने इतना ऑफर कर दिया है कि स्पेक्ट्रम की कमी को ख़त्म कर दिया है। दूसरा मिथ ये था कि स्पेक्ट्रम महंगा होता है। इस बार कोई अपफ्रंट फीस नहीं है, 20 साल में पेमेंट करनी है, एसयूसी चार्जेस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा, आमतौर से होता था कि कौन से बैंड में स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है। इस बार ऑलमोस्ट सारे बैंड्स हैं, 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, चाहे 2.3 हो, चाहे 3.5 हो, 26, सब सारे बैंड्स को ऑक्शन करके रखा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार इंटरप्राइजेस को भी एंटरटेन किया गया है, जिनको चॉइस दी गई है कि वो ऑपरेटर से ले लें या ऑपरेटर से स्पेक्ट्रम ले लें या डायरेक्टली अप्लाई कर दें सरकार को। और डायरेक्टली अप्लाई करने में उनको कोई अपफ्रंट लाइसेंस फीस वगैरह भी नहीं देनी है, 50,000 रुपये देने हैं। तो ये 4 डिबंक किए गए हैं। इससे ये पक्का है कि इतनी ग्रोथ होगी आने वाले 2 सालों में। अभी इंटरप्राइज से शुरू होगा, लेकिन इसके यूज केसेस बहुत आ रहे हैं, हेल्थ में और एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में। ये बढ़ेगा और ये गांव-गांव तक पहुंचेगा। ठीक है। और इसी के साथ डॉक्टर उपल, आपने जैसा बताया कि एंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और ख़ास तौर से तमाम जो उम्मीदें हैं वो हम चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें या फिर हम और सेक्टर्स की बात करें, ये माना जा रहा है कि स्थिति काफ़ी कुछ बदलने वाली है। ऐसे में अगर आप मोटे तौर पर कुछ बिंदुओं में हमें समझाएं कि कौन से ऐसे बड़े सेक्टर, क्षेत्र हैं जहां हम बड़े बदलाव होते देखेंगे इसके बाद? देखिए, जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्केल पर डेटा यूज होता है और डेटा प्रोसेसिंग होती है या डेटा ट्रांसफर होता है, उन सेक्टर्स पे हमको सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट देखना है और देखने को मिलेगा। तो एक जाहिर है, हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल, वेदर इट इज auto, whether it is aviation, whether it is ports, whether it is coal mines, whether it is media, इन सब एरियाज में, हेल्थ में, एजुकेशन में हम बहुत इफेक्ट इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपने एविएशन का जिक्र किया डॉक्टर उपल, आपने एविएशन का जिक्र किया। बीच में हम जानते हैं कि जब 5G की बात आई तो उसके बाद कुछ खबरें भी आई कि ये खासकर विमानों की उड़ान को लेकर कुछ सुरक्षा में हो सकता है कुछ 5G को लेकर दिक्कत हो। तो क्या ये बातें एक मिथ हैं या इन्हें लेकर भी आगे क्या बड़ी बातें हैं जो सामने आई हैं? देखिए, ये मिथ नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रॉब्लम यूएस में आई थी, अमेरिका में आई थी। हमारे लिए सौभाग्यवश हम उस फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो जो दिक्कत वहां आई थी, यहाँ आने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो हम उस दृष्टि से
काफी हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है इस ठीक है, वक्त। ठीक है। यतीश जी, आप लोगों ने कहा कि आम उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें तो अभी वक्त लगेगा, करीब करीब 3 साल का वक्त लग सकता है जब आम उपभोक्ता भी 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन कई मौक़ों पर जब हमने सरकार की तरफ से ये बातें सुनी हैं, उनका कहना है कि जो शुरुआत है वो इस साल के अंत तक होने की संभावना है। तो क्या हम माने कि वो सर्विसेज की शुरुआत है, या टेलीकॉम के क्षेत्र में भी उपभोक्ता इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अगर सरकार के वक्तव्य पे जाया जाए तो? नहीं, सरकार ये नहीं कह रही कि आम उपभोक्ता को ये सर्विस मुहैया करा जाएगी जी। इस साल के आखिर तक। सरकार ये कह रही है कि देखिए, ट्रायल 5G के ट्रायल कई जगह हुए हैं, और मेट्रोज में हुए हैं, सिटी सेंटर्स में हुए हैं, तो वो कामयाब पाए गए हैं। सरकार ये कह रही है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया जा रहा है, उनमें वो शायद इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू तक कुछ शहरों में ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अनलाइक 4G या 3G टेक्नोलॉजी, जो मतलब जब रोल आउट होती थी तो पूरे शहर को या पूरे डिस्ट्रिक्ट को या पूरे स्टेट को में रोल आउट होती थी, खासतौर से 3G या 2G के एनवायरनमेंट में चले जाए। ये टेक्नोलॉजी और भी छोटी पॉकेट्स में रोल आउट होने की इंडिकेशन है, और वो पॉकेट्स टेल्को ही आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे दिल्ली में मान लीजिए आप कनॉट प्लेस देखें, या कनॉट प्लेस का आसपास का एरिया देखें, ल्यूटन दिल्ली देखें, जहाँ पे सरकारी दफ्तर भी हैं, प्राइवेट दफ्तर भी हैं और मार्केट प्लेस भी हैं, वहाँ पे इसकी रोल आउट ज़रूरी है और जल्दी होगी फर्स्ट स्टेज के अंदर। हो सकता है लेटर स्टेजेस में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें हो, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज में आपको इतने ग्राहक अभी नहीं मिलेंगे फर्स्ट स्टेज में, और उसकी कॉस्ट ऑफ रोल आउट रेजिडेंशियल में मतलब पर यूजर या पर हाउस होल्ड ज़्यादा पड़ेगी। तो टेल्कोस इसमें मेरे ख्याल से एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे कि किस सिटी में और सिटीज़ के अंदर किस एरिया में, कमर्शियल एरिया में हमें ये रोल आउट करना है पहली स्टेज में, और जब ये पहली स्टेज के बाद फिर दूसरी तीसरी स्टेज आएंगी। आपको मतलब हमारे देश में अभी भी कई गांव में 2G नेटवर्क्स हैं, वो अपग्रेड नहीं हुए हैं 4G नेटवर्क्स पे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा देश में एक ही साथ हर उपभोक्ता को 5G सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। स्टेजेस में होगी, हो सकता है 3 साल लगें, 5 साल लगें, और डिपेंड करता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है और ओवरऑल इनकी यूजेज कैसे होती है। आपने एक प्रश्न पूछा था किस इंडस्ट्रीज में जी इसकी यूजेज सबसे हाई रहेगी। अब देखिए, जो IT सर्विसेज की कंपनीज हैं, जिनके बड़े कैंपस होते हैं, जिसमें कभी कभी 10,000 लोग या 15,000 लोग काम करते हैं, और उनके अपने कैप्टिव डेटा सेंटर्स भी होते हैं, यानी कि वो जो काम करते हैं उनके लैपटॉप्स उनके डेटा सेंटर से लिंक्ड होते हैं। तो बोथ फ्रॉम ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सेस और स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंटरप्राइज IT सर्विसेज के जो कैंपस है वो बेस्ट यूज के स्टडीज है इनके लिए। उसके बाद फिर आते हैं एयरपोर्ट, जहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं एक समय पे, और सब लोग एक साथ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, और वहाँ पे अगेन 5G की यूजेज काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इसीलिए मेरे ख्याल से अदानी ने जो अपनी लाइसेंस की एप्लीकेशन डाली है, वो इसी मुद्दे से डाली है कि वो अपने एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में इसका यूजेज करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ बातों का जिक्र आपने भी किया, और इसमें कहीं ना कहीं आपने चैलेंजेस का भी जिक्र किया है गोयल जी। और जब हम सेक्टर्स की बात करें तो भले ही वो हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा हो, और हम एविएशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कृषि की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, या तमाम और जो सेक्टर्स हैं वो सुरक्षा से ही जुड़े क्यों ना हो, रक्षा से जुड़े क्यों ना हो, हर एक में टेक्नोलॉजी का अपना अहम योगदान है, और एक ये बड़ा पड़ाव 5G भी साबित होने जा रहा है। लेकिन आर्थिक या फिर ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम बात करें, या फिर हम प्रैक्टिकल चैलेंजेस, व्यवहारिक चुनौतियों की बात करें, इन तमाम पहलुओं पर आपको
कौन से ऐसे पड़ाव नजर आ रहे हैं जिन पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है ताकि हर एक तक 5G की पहुंच भी हो और साथ ही हम जो आगे की दिशा है वो भी आराम से तय कर पाएं, भले ही मेक इन इंडिया को लेकर हो, आत्मनिर्भर भारत को लेकर हो। ये बड़ा कदम तो है, लेकिन मोटी चुनौतियां मोटे तौर पर क्या हैं अभी हमारे सामने? जैसा हमारे दो पैनलिस्ट ने कहा, पहले तो एक कंसेप्ट है इंडस्ट्री 4.0, जिसमें कि फैक्ट्री के अंदर माल बन रहा है, आ रहा है, तैयार हो रहा है, उसको तुरंत कम से कम समय में इंफॉर्मेशन जाती है, वहाँ सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। ये सही है कि शुरुआत में छोटे पॉकेट्स में होगा, लेकिन हमारी सरकार ने 2-3 ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो बड़े ही लाभकारी हैं। जैसे हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अभी IITs में जाकर उनको ग्रांट्स देनी शुरू की है कि आप 5G के कैसे डेवलप कीजिए। दूसरी तरफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी इस बारे में स्कीम निकाली है और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप चैलेंज के मुताबिक किस चीज़ को लाइए। ये तो इसकी तरक्की है और इसकी वजह से हम ये उम्मीद करते हैं यूज़ केसेस वो जल्दी आएंगे। चैलेंजेस में जैसे आपने कहा, कवरेज एक इशू है, यूज़ केस बढ़े वो इशू है, और एक साइबर रिस्क का भी खतरा रहता है, क्योंकि इसके अंदर टेलीकॉम के साथ आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ दिया। मतलब आपका फ्रिज जुड़ गया, आपका घर जुड़ गया, आपका कॉफ़ी मशीन जुड़ गया, हर चीज़ जुड़ गई। उसके ज़रिए साइबर रिस्क हो जाते हैं। और एक फोर्थ रिस्क जो है वो साथ साथ 6G भी आ रहा है, और उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी ये बोला है कि हम 6G में वर्ल्ड में लीड करेंगे। तो वो भी एक चैलेंज रहेगा कि 5G लगे और लगते लगते 6G आ जाए। ये 4 बातें हैं जी। तो 4 बड़े मोटे तौर पर आपने पहलुओं की बात की, और साइबर रिस्क मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा चैलेंज ना सिर्फ भारत के सामने है बल्कि दुनिया के सामने है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर और जिस तरह से साइबर रिस्क बढ़ रहा है उसे लेकर हम टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दिशा में, सिक्योरिटी की दिशा में भी हम कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश साइबर में काफ़ी एडवांस है, और हम लोग बाई एंड लार्ज वर्ल्ड के अटैक्स को होने नहीं देते। हमारा साइबर जो हमारा साइबर तंत्र है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती, लेकिन 3-4 डिपार्टमेंट हैं जो मिलकर काम करते हैं। और 5G में भी साइबर रिस्क की चर्चा पूरे संसार में है, तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस बन रहे हैं उसमें इसका ध्यान रखा जा रहा है। और हमारी सरकार ने स्पेसिफिकली टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है जिसको हम NCCS बेंगलोर में है कहते हैं, जो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखता है, उसके स्पेसिफिकेशन बना रहा है। तो हमें ज़्यादा चैलेंज नहीं लगता है, लेकिन चैलेंज टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल। और एक तरह से गोयल साहब, अगर हम देखें तो इंटरनेट स्पीड के मामले में एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी, उसमें 139 देशों में भारत का जो स्थान है वो 129वां है। तो आप मान रहे हैं, हमने ऑक्शन तो देखा कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो 5G के लिए क्या पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जैसा अभी पैनलिस्ट ने कहा था, यतीश जी ने, 5G के ट्रायल्स हमारे देश में पिछले 2 साल से चल रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। 5G के ऊपर एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी 4 साल पहले, उसके मुताबिक सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं। ऑपरेटर्स एक्साइटेड हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, और उन्हें कोई दिक्कत की, किसी ने कहा नहीं है कि उन्हें दिक्कत है। ठीक है। और चैलेंजेस को लेकर और आगे की राह को लेकर डॉक्टर उप्पल, आपका भी मैं कमेंट चाहूँगी। क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो आपकी नज़र में है फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि हम सर्विसेज इतने व्यापक रूप में हम सारे देश में दे पाएं, और जाहिर है उसके लिए जो हमारा इकोसिस्टम है, 5G इकोसिस्टम, वो इम्प्रूव होना पड़ेगा। तो उसमें जैसे कि यतीश जी ने कहा, हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा, और उसके अंदर हमको कई गुना ज्यादा टावर की जरूरत होगी, पर वो टावर छोटे हैं, जिसको हम स्ट्रीट फर्नीचर कहते हैं, यानी कि बिजली के खंभों पे और इधर उधर हमको टावर लगाने होंगे और कई लाख लगाने पड़ेंगे। तो उसमें भी कई किस्म की परेशानियां आती हैं और आएंगी। दूसरा, हम यदि चाहते हैं कि ये व्यापक हो सर्विस और आम ग्राहक के पास पहुंचे, तो जाहिर है उसकी जो प्राइस है
उस पर हमें ध्यान देना होगा। और प्राइस की बात करेंगे तो हमें जो ऑपरेटर की इनपुट कॉस्ट है उसको भी देखना होगा। तो यदि हम इस टाइम पर जिस किस्म के स्पेक्ट्रम प्राइसेस हैं उसको ध्यान में रखें तो हमको ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऑपरेटर पहले अपना जो खर्चा है पहले वो निकालेंगे, उसके बाद ही सर्विस को व्यापक रूप से दे पाएंगे। और यदि उनके खर्चा स्पेक्ट्रम में और नेटवर्क लगाने में बहुत ज्यादा होगा तो उतनी ही देर से सर्विस बाकी लोगों के पास पहुंचेगी। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि हम किसी भी तरीके से जो ऑपरेटर हैं उन पर एक्स्ट्रा कॉस्ट ना ला दें जो कि आमतौर पे ग्राहक के ऊपर ही फाइनली पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारे जितने भी परमिशंस चाहिए होंगे टावर्स के लिए, दूसरा हमें ये स्पेक्ट्रम कॉस्ट, और तीसरा एक्चुअल यूज केसेस। और इसमें अभी तक जो हम लोगों ने देखे हैं वो एंड यूजर के यूज केसेस में काफी अभी भी बहुत गैप्स हैं, बहुत कम हैं। तो वो चीजें जो हैं वो यदि नहीं हम एड्रेस करेंगे तो जाहिर है हमें थोड़ी सी दिक्कत यतीश जी एक छोटा सा कमेंट इसको लेकर आपका भी, क्योंकि बहुत चुनिंदा कंपनियां हैं जो एक तरह से ऑक्शन में शामिल हुई हैं, और अगर हम देखें तो जो नीतिगत या तकनीकी जो भी फैसले होंगे या जो भी अड़चने होंगी उसका सामना भी सिर्फ इन्हीं कंपनियों को करना है। ऐसे में कितनी तैयारी दिख रही है और किस तरह की आगे की राह दिख रही है हाल फिलहाल हमें इसे लेकर? सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि एशिया में, एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया में ये 5G नेटवर्क का रोल आउट नेशन वाइड इंडिया अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज होगी। इससे जो इक्विपमेंट को जो बेनिफिट मिलेगा और उसके यूजेज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सरकार ने 5G इक्विपमेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी डाले हैं। तो एक जो पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी जो देश के सामने खड़ी हो रही है वो ये है कि शायद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट की जो एक ड्रीम रही है गोयल साहब की और कई लोगों की कई सालों से, वो 5G के एनवायरनमेंट में हो सकता है कामयाब हो जाए, क्योंकि हम अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज होंगे इसको रोल आउट करने वाले। तो हमारे पास एक इकोनॉमिक ऑर्डर साइज होगा अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, जो फिर एक्सपोर्ट करेंगी तो उनको प्राइसिंग एक एडवांटेज मिल पाएगा जो आज से पहले नहीं मिल पाएगा। और हम फिर उसको हम ग्लोबली भी ये कंपनीज उसमें मैन्युफैक्चरिंग में प्ले आउट कर सकती हैं एज ए कंपटीशन, बिल्कुल। और इसी के साथ जी यतीश जी समय भी यही पूरा हो गया है। यतीश राजावत जी आपका, डॉक्टर उपल आपका, और एनके गोयल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है 5G के आने से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और जीवन के कमोबेश हर क्षेत्र में इसकी छाप दिखाई देने लगेगी और रोज़मर्रा का जीवन भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यानी सूचना क्रांति के एक नए चरण का एक तरह से सूत्रपात हो रहा है जिसका चौतरफा और दूरगामी असर होगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां हैं जिन पर हमारे मेहमानों ने प्रकाश भी डाला है, उन्हें लेकर कुछ संशय है जिन्हें पाटना जरूरी है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर से भारत जैसे विशाल देश में जो 5G इंटरनेट के साथ और तीव्र होता जो डिजिटल विभाजन है उस पर मोटे तौर पर और जल्द ही गौर किए जाने की भी जरूरत है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।